पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहाना अमजद बुखारी, किस्त नंबर 23। लेकिन कुछ भी ना हुआ। ढेरों अरसा बीत गया। बच्चा पहले लड़का, फिर मर्द और अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन वहां से गुजरा और दरख्त के करीब आ गया। दरख्त खुशी से सरशार होकर बोला, तुम एक तवील अरसे के बाद आए हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आदमी रुखाई से बोला, मैं दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ और मुझे सफर के लिए कश्ती की जरूरत है। दरख्त खुश होकर बोला, यह तो कोई मसला ही नहीं है मेरे महबूब, मैं तुम्हारे साथ तावन करके खुशी महसूस करूंगा। तुम मेरा तना काट लो और उससे कश्ती बना लो, मगर याद रखना मैं तुम्हारी जल्द वापसी का इंतजार करूंगा। वो शख्स एक आरा लेकर आया, दरख्त को काटा, कश्ती बनाई और अपने सफर पर रवाना हो गया। वो अब एक छोटा सा ठूंठ रह गया था जो कभी एक बहुत बड़ा और घना सायादार दरख्त हुआ करता था। वो इंतजार करता रहा कि उसका महबूब वापस आएगा, लेकिन आदमी वापस नहीं आया, क्योंकि वो दरख्त से मोहब्बत नहीं करता था। वो सिर्फ एक गर्जमंद था और दरख्त के पास उसकी गरज पूरी करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं बचा था। लेकिन दरख्त उससे मोहब्बत रखता था। वो अब भी परेशान था। वो दीवानगी के आलम में खुद कलामी करता, मेरा दोस्त नहीं आया, पता नहीं कहाँ खो गया, कहीं वो डूब ही न गया हो, काश किसी तरह मुझे उसकी खैरियत की कोई खबर मिल सके। मोहब्बत ऐसी होती है मिस माहूम, ये जब देने पर आती है तो नफा और नुकसान कुछ नहीं सोचती, और तुम कुर्बत से डरती हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे इतने करीब आओ कि मेरी आंखों के आर पार देख सको। शायद मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, बस यही कहूंगा कि मोहब्बत महसूस करने का नाम है। अगर तुम मेरे करीब नहीं आओगी, मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत के दीप जलते हुए नहीं देखोगी, मुझे छू नहीं पाओगी, तो फिर मेरे लफ्जों में भी नहीं ढूंढ पाओगी। तुम्हें अपना रवैया, अपनी सोच तब्दील करना ही होगी। मेरी बातों पर गौर करना। जिंदा दिलों का शहर लाहौर पंजाब का सकाफती मरकज और जनूबी एशिया का एक अहम और दौलतमंद इलाका है। लाहौर, जो शाही दारुल खिलाफा भी रहा, बादशाहों ने यहाँ शानदार इमारतें बनवाई। मुगल बादशाह हाथियों पर सवार होकर आलमगीर गेट से गुजरते हुए शाही किला में दाखिल होते। रकासाएं और दरबारी भी इसी रास्ते से गुजरकर दरबार पहुंचते थे। सुनार, सौदागर और दर्जी रोशनाई गेट से गुजरते हुए आलमगीरी दरवाजे तक पहुंचते। मबहूत कर देने वाली मस्जिद वजीर खान, शाही किला, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग, बादशाह जहांगीर और मलका नूर जहां के खस्ता हाल मकबरे अजमत के वो निशान हैं जो इस शहर को मुगलिया सल्तनत से विरासत में मिले। शहर के वस्त में गुजरती वसी और दोनों इतराफ दरख्तों से अटी माल रोड बरतानवी राज की निशानियां हैं। कई बोसीदा और मुरम्मत तलब कदीम इमारतें जा बजा बिखरी हुई। पुराना लाहौर सदियों से इसी तरह का है, जो कदीम शहर या अंदरून शहर कहलाता है। अरसा हुआ खंदकें भरी जा चुकी, दिफाई फसीलें गायब हो गईं, मगर शहर के 13 दरवाजे आज भी मौजूद हैं। पैदल आने वाले आज भी किलाबंद शहर की तंग गलियों की तरफ आते हैं। तांगे, रिक्शे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां पैदल चलने वाले लोगों के इस जम्मे गफीर में रास्ता बनाकर चलती हुई नजर आती हैं। लेकिन ट्रैफिक का ये बेमुहार हुजूम इन तंग गलियों में दाखिल नहीं हो पाता। इन गलियों पर एक दायमी धुंध आलूद उदासी रक्स करती नजर आती है। लेकिन शहर यहाँ आज भी उसी तरह जागता है। जिंदगी की जलवा तराजियां उसी तरह नजर आती हैं जैसा कि सदियों पहले यहाँ का मामूल था। सुबह के वक्त दुकानदार अपने अपने कामों में मसरूफ दिखाई देते हैं। कसाई मुर्गियों और बकरियों का गोश्त काटते हैं, चाय के ढाबे खुलते हैं, नाश्ता के लिए हलवा पूरी दस्तयाब है। फल और सब्जी फरोश अपने ठेले सजाते हैं। मूलियां, बैंगन, गाजरें, पालक, टमाटर, पालक की गुत्थियां, ताज़ा खीरे और सलाद, पुदीने के पत्ते इन ठेलों की आराइश का काम भी करते हैं। छकड़ों पर बड़े बड़े डोल रखे दूध वाले दूध लेकर आते हैं। रेड़े पर चावल और आटे के बोरे इधर से उधर जाते हैं। छोटी छोटी तंग वर्कशॉपों में बच्चे और बड़े काम के लिए पहुंचते हैं और ये शहर के लोगों की मसरूफियत का आगाज होता है। इसी किलाबंद शहर के शिमाली कोने में मौजूद मुगलिया सल्तनत के अजीम शाही किले
और सबसे बड़ी खूबसूरत मस्जिद के बिल्कुल करीब 4-4 मंजिला रिहायशी इमारतें इस शाही मोहल्ले का हिस्सा हैं, जिसे उर्फे आम में डायमंड मार्केट या हीरा मंडी कहा जाता है। यहाँ जब रातें जागती हैं तो सुबह तक रोशन रहती हैं। आज भी हस्बे मामूल हीरा मंडी की इस मरकजी गली में चाय की दुकानों, रेस्तुरानों और गेम्स की दुकानों पर रोशनियां झिलमिला रही थीं। तरन्नुम सिनेमा के सामने शोर मचाते रिक्शे, रेडियों और मोटरसाइकिलों के अजदहाम में इस वक्त खलबली मच गई जब तेजी से चलती हुई वो दोनों गाड़ियां आंधी और तूफान की तरह आगे पीछे नमूदार हुई। पैदल चलने वालों ने भाग भाग कर खुद को इन गाड़ियों की जद से महफूज किया, तो इसी तरह मोटरसाइकिलों और रिक्शे वालों ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज बुलंद हुई तो इस सारे शोरगुल पर हावी हो गई। देखने वालों ने चौंक कर देखा, दोनों गाड़ियां कौसर बाई के कोठे के सामने रुक चुकी थीं। फिर उनमें से 8-10 असलहा बरदार अफराद बरामद हुए और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए गुड़ाब से कौसर बाई के कोठे में दाखिल हो गए। महफिल शबाब पर थी। कमल शाखे गुल की मानंद लचकती, बल खाती, रक्स को ना थी। साजिंदों के हाथ हस्बे दस्तूर मशीनी अंदाज में हरकत कर रहे थे। तमाशाई दादो तहसीन के डोंगरे बरसा रहे थे। कौसर बाई का मुंह पान चबाते हुए जुगाली करने के अंदाज में तेजी से चल रहा था, जो इस आफत नागहानी को देखकर हैरत से खुल गया और पान की पीक उसके होंठों के दोनों किनारों से छलक कर बह निकली। साजिंदे हड़बड़ा कर रुक गए और कमल भी अपनी जगह साकत हो गई। फारूक मलिक नाम है मेरा। क्या समझा था तुमने? मैं कोई सियासतदान हूं जो मुंह से निकाली हुई बात की लाज नहीं रखूंगा? उसने रुककर एक सरसरी सी नजर तमाशाइयों पर डाली जो हैरत से गोंग बैठे हुए थे। फिर उसकी नजरें साकत खड़ी कमल के सरापे से उलझ गईं। चांदले में खामोशी से उसका जायजा लेने के बाद वो दहकती हुई आवाज में गुर्राया, और तुम क्या समझती थी फारूक मलिक एक तवाइफ से शिकस्त खा जाएगा? तुम्हारी औकात ही क्या है? खामोश खड़ी कमल के वजूद में हल्की सी लर्जिश नमूदार हुई, फिर उसके होंठ कपकपा उठे। मेरी औकात का अंदाजा नहीं हुआ? ये मेरी ही औकात है जिसने एक रईसजादे को बेऔकात कर दिया। और वो बिलबिलाता हुआ यहां तक दौड़ा चला आया। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई, फिर सर्द लहजे में दोबारा गोया हुई। औरत को अगर ये एहसास हो कि वो औरत है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोठी में रहती है या कोठे पर। नाचना मेरा पेशा जरूर है मिस्टर फारूक मलिक, और मैं इससे पूरा इंसाफ भी करती हूं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इज्जत बिकाऊ चीज नहीं होती। बंद करो अपनी ये बकवास। वो इसका जुमला काटते हुए धाड़ा। ये कोठा है, और जानती हो कोठा क्या होता है? तुम लोगों की दुकान, और तुम शोकेस में सजा हुआ एक डेकोरेशन पीस बस, जिसे कोई भी खरीद सकता है। जब कोई लड़की किसी कोठे पर नाचना शुरू करती है तो उसकी पेशानी पर बराए फरोख्त का लेबल लग जाता है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खरीदार हूं, तुम्हें अव्वलो आखिर बिकना है, फिर मैं क्यों नहीं? उसने आगे बढ़कर कमल के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर झटका देते हुए गुर्राया, बोलो, जवाब दो, मेरे हाथों क्यों नहीं? ठीक उसी लम्हे अपने थलथलाते वजूद को संभालती हुई कौसर बाई आगे बढ़ी और कमल को उसके हाथों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए घबराहट आमेज लहजे में गोया, हाँ हजूर, दुकानदार मैं हूं और मुझे माल नहीं बेचना, कोई जबरदस्ती है क्या? फारूक मलिक ने कहरबार नजरों से कौसर बाई को घूरा, फिर कमल को एक जोरदार झटका दिया तो वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरी और कौसर बाई भी अपना तवाज़ुन कायम न रखते हुए एक जानिब लुढ़क गए। फारूक मलिक गन का रुख कौसर बाई की जानिब करते हुए आतिशी लहजे में गुर्राया, कौसर बाई, मैंने कहा था ना कि जो खिलौना मुझे हासिल ना हो मैं उसे तोड़ दिया करता हूं। दुकानदार की क्या मजाल के वो माल बेचने से इनकार करे? मैं उसे जहन्नम रसीद ना कर दूंगा। फिर दांत कचकचाते हुए बोला, फारूक मलिक नाम है मेरा। उसने ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया। यह के बाद दीगरे धमाकों की आवाज बुलंद हुई। कमल तड़प कर चीखते हुए आगे बढ़ी, नहीं, और संभल कर उठती हुई कौसर बाई से लिपट गई। गोलियां एक के बाद एक तवातुर के साथ कमल के जिस्म में पैवस्त हो गईं और वो लहरा कर कौसर बाई समेत दोबारा जमीन पर जा रहे।
ये मंजर देखकर कोठे पर भगदड़ मच गई। लोग पागलों की तरह बैरूनी दरवाजे की जानिब दौड़े। तब फारूक मलिक को भी जैसे होश आ गया। उसने गन एक जानिब उछाली और लपक कर कमल की जानिब बढ़ा। फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए जनूनी अंदाज में गोया हुआ, नहीं, मैं नहीं हार सकता, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम नहीं मर सकती। कमल ने अपनी बंद होती हुई पलकें उठाकर बमुश्किल उसकी जानिब देखा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। साथ ही एक टूटा फूटा जुमला उसके कपकपाते हुए होंठों से बरामद हुआ, इज्जत बिकाऊ चीज नहीं होती। फिर उसकी गर्दन एक जानिब लुढ़क गई, लेकिन उसके होंठों पर अब भी एक मलकूती मुस्कुराहट थी, तकद्दुस और पाकीज़गी में धुली हुई एक खूबसूरत और लाजवाल मुस्कुराहट। कहानी अभी बाकी है। फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।